नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका LKSS अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में, जो कि उत्तराखंड IIT हिंदी सिलेबस में लगे हुए कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो आज हम जानेंगे इनके विषय में। सबसे पहले देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता राम शरण दास थे और इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रथम कविता है हेमंत, जिसका प्रकाशन सन 1905 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है, तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कविमात्र कहा है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि गुप्त जी को किसने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, तो राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और किस रचना पर महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, तो ये दी थी भारत भारती पर। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। किस पर लिखा है? जैनी नामक काव्य, तो मार्क्स की पुत्री जैनी पर। और मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी की एक रचना है साकेत, और साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो यह पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। साकेत में सर्ग हैं 12। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? गुप्त जी की किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, तो साकेत को कहा है। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है, यानी आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। गुप्त जी द्वारा अनुदित कुछ रचनाएं हैं। अनुदित यानी जो अनुवाद की गई रचनाएं हैं, जो उन्होंने स्वयं मूल अपने आप नहीं लिखी हैं। क्या किया है? दूसरे कवि की जो रचनाएं रहती हैं उनका अनुवाद किया है, तो वो होते हैं अनुदित रचनाएं, अनुदित काव्य। पहला है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्र संहार। अब देखेंगे हम जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं काव्य ग्रंथ हैं, वो है रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी। और नाटक हैं इनके तिलोत्तमा, अनग और चंद्रहास। गुप्त जी के नाटक कौन कौन से हैं? तिलोत्तमा, अनग और चंद्रहास। गुप्त जी की कुछ रचनाएं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन रचनाओं के बारे में जानेंगे। पहली है साकेत। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। क्या है? साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। दूसरा है यशोधरा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना आधारित काव्य ग्रंथ है। जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था, तो उस घटना पर आधारित यह काव्य लिखा गुप्त जी ने। गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद किया है। साकेत में कुल सर्ग कितने थे? 12। पीछे भी हमने पढ़ा है कि साकेत में कुल सर्ग कितने हैं? 12। और नवम सर्ग है जो, उसमें नवम सर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें क्या है, जो उर्मिला है रामायण में आपने देखी होगी, तो उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, उनके विषय में लिखा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहीं उर्मिला का वर्णन नहीं किया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे। उनके कहने पर इन्होंने यह काव्य लिखा और उसमें क्या किया, उर्मिला का वर्णन किया कि उसकी वेदना किस प्रकार से है जब लक्ष्मण कहा जाते भगवान राम के साथ वनवास जाते हैं। तो उसमें उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि सजनी रोता है मेरा गान,
प्रिय तक नहीं पहुंच पाती ही उसकी कोई तान। कई बार परीक्षा में कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उसमें कहा जाता है कि यह पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं या किस रचना से ली गई हैं, तो ये है साकेत की। ठीक है, रसजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। अगली रचना है भारत भारती। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ और यह हाल ही के मुसद्दस से प्रभावित रचना है। ठीक है, और क्या है, यह एक प्रकार का जागरण काव्य है। जागरण काव्य बोलें तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस प्रकार लोगों को जगाने के लिए, मतलब लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए यह काव्य लिखा गया। हिंदी समाज में अनेक कुप्रथाओं का व्याप्त होना, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय संस्कृति का जब दमन हुआ था, ये कारण थे जिस कारण से भारत भारती की रचना हुई थी। कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भारत भारती की कि देखो जिधर अब बस उधर ही है उदासी छा रही, काली निराशा ही निशा सब और से है आ रही, सब और से है आ रही। इसमें भारत भारती में 3 खंड हैं, एक तो है अतीत, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। तो भविष्य के प्रति दृष्टिकोण क्या था गुप्त जी का कि परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए समस्त भारतवर्ष को जाग जाना चाहिए। जागरण महाकाव्य था भारत भारती, तो उसमें उन्होंने इसी प्रकार की पंक्तियां लिखी हैं कि अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जागता है तुझे जग का स्वयं जय बोल के। देश का विकास तभी होगा जब स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास होगा। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इनके बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। जब यहाँ से भारत का सामान, भारत की वस्तुएं, भारत के उत्पादन विदेशी ले जाते थे, कच्चा माल। जैसे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने जब भारत देश को लूटा तो कवि ने उस समय लिखा है कि जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, यानी विदेशों का यहाँ से कोई भी कच्चा माल बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। ये मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार गुप्त जी की कविताओं के भीतर 3 अवस्थाएं स्थित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की कोमल रचना हमारे सामने आती है। भारत भारती इस अवस्था की रचना का उदाहरण, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती, उसमें क्या है, हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी पंक्तियां दी हुई हैं उससे हमें पता चल जाता है कि गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ कैसी लगती हैं, रूखी एवं इतिवृत्तात्मक लगती थी। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। अब कुछ रचनाएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की कि कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन रचना खंड काव्य है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, या कैसी, क्या ऐतिहासिक है, या गीति काव्य है, या जागरण काव्य है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो महाकाव्य है, जो साकेत है और जय भारत है, गुप्त जी की रचना, वो महाकाव्य है, साकेत और जय भारत। द्वापर और नहुस पौराणिक काव्य हैं। पंचवटी प्रसंग जो इनकी रचना है वो रामायण पर आधारित है। हिडिंबा और जयद्रथ वध और सैरंधी महाभारत आधारित हैं। रंग में भंग जो कि इनका पहला काव्य संग्रह है, ऐतिहासिक है। यशोधरा और विष्णुप्रिया चरित्रात्मक हैं। झंकार स्वदेश संगीत इनका गीति काव्य है, जो कि गीत के उसमें लिखा गया है। भारत भारती जागरण काव्य है। ठीक है, काबा और करबला भी इनकी एक रचना है। और पद्य नाट्य है जैनी, जो कि इन्होंने कालमास की पुत्री जैनी पर लिखा था। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे कि प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए इनमें मैंने थोड़ा सा कुछ 2-4 पंक्तियां लिखी हैं। सबसे पहले है किसान, जिसका प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ। इस काव्य में किसान की समसामयिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है।
यानी उस समय की परिस्थितियों का, जब गुप्त जी के समय की जो किसान की परिस्थितियाँ उस समय का चित्रण हुआ है। इसमें गुप्त जी ने श्रम, शोषण और सर्वहारा वर्ग की विषम स्थितियों का परिचय देते हुए एक ही पात्र में किसान, मजदूर और सैनिक की जीवनचर्या का चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कुल्लू नामक एक किसान रहता है और किसान कुल्लू अपनी पत्नी कुलवंती के साथ जी तोड़ मेहनत के बावजूद भरण पोषण में असफल रहता है। अतः लोभ के चंगुल में फंसकर फिजी एक देश है, वहाँ पहुंचकर अनेक अत्याचार सहता है। सोचता है कि जब किसान है तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा है उतना फ़ायदा, मतलब जैसे किसान खेती करता है तो उसमें भी क्या होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए क्या करता है, फिजी देश चला जाता है कि वहाँ कुछ पैसे कमाऊंगा। तो फिजी पहुंचकर वहाँ पे उसके साथ अत्याचार होता है। फिर अंग्रेजी सरकार द्वारा मुक्ति दिलाने जाने पर स्वदेश लौटता है तथा सैनिक रूप में टिगरी के तट पर वीरगति प्राप्त करता है, यानी वह फिर यहाँ सैनिक के रूप में कार्य करता है और फिर वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है पंचवटी प्रसंग, इसका प्रकाशन सन 1925 ईस्वी में हुआ। पंचवटी प्रसंग जिसका प्रकाशन सन 1925 ईस्वी में हुआ। पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास काल के सूक्ष्म लघु प्रसंग को लिया गया है। इसमें शूर्पणखा की कहानी का वर्णन है और यह एक चरित्र प्रधान काव्य है। अगली रचना है यशोधरा, जिसका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है और यह एक खंड काव्य है। यह गुप्त जी ने, जो गौतम बुद्ध जी हैं, जब वो गृह त्याग करते हैं तो इसमें गौतम बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा शांति एवं मुक्ति संस्थान के लिए घर छोड़ने के ऐतिहासिक प्रसंग के बाद यशोधरा, पुत्र राहुल एवं पिता शुद्धोधन की मना स्थितियों का मार्मिक चित्रण इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। गुप्त जी का उद्देश्य परित्यक्ता नारी की करुण स्थितियों का चित्रण करते हुए नारी की स्वतंत्र सत्ता एवं महत्व का वर्णन करना है। इसमें यशोधरा का विरह परंपरागत श्रृंगार बोध से प्रेरित न होकर धर्म और कर्तव्य की भावना से संबद्ध है, यानी यशोधरा इस प्रकार की कहीं नारी नहीं है कि जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने पर शोक व्यक्त करे। अगली रचना है द्वापर, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के स्रोत पर आधारित इस काव्य में कृष्ण को एक क्रांतिकारी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें द्विवेदी एवं पुनरुत्थानवादी एवं सुधारवादी मानसिकता झलकती है। अगली रचना है विष्णुप्रिया का प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ और यह उर्मिला और यशोधरा की चरित्रगत कल्पना और चरम विकास विष्णुप्रिया में हुआ है। इससे चैतन्य महाप्रभु की वैराग्य भावना से प्रेरित होने पर माता सची एवं पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग कर संन्यास लेने की कथा का वर्णन है। इसी घटना के साथ कवि ने विष्णुप्रिया के सजग बुद्धि, प्रणव, वैराग्य एवं विरह में डूबे हुए व्यक्तित्व को परिकल्पित किया है। नारी गुप्त जी की जो रचना है विष्णुप्रिया, उससे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं कि नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। अगली रचना है जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या एवं तत्पश्चात अर्जुन का जयद्रथ वध से प्रतिशोध के आख्यान पर आधारित है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दूसरी पंक्ति वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरे परंतु यों मरे कि जो जिया न आपके लिए। अगली रचना है जय भारत, इसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ है। इसमें महाभारत काल के घटना बिंदुओं को 47 प्रसंगों में सुनियोजित कर धारा प्रवाह शैली में सुसंबद्ध किया गया है। इसमें मानव के महत्व की स्थापना इस महाकाव्य का उद्देश्य है। अगली रचना है साकेत की, जो मैंने आपको बताया कि क्या है, रामकथा पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ और साकेत महाकाव्य है। साकेत काव्य की रचना में कवि का उद्देश्य राम सीता के महत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भ्रातृभक्त लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित करना है। इस काव्य में वाल्मीकि, तुलसी आदि कवियों की उपेक्षा वृत्ति का परिमार्जन किया गया है, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्मिला को
उर्मिला के विषय में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए साकेत में उर्मिला लक्ष्मण के अनन्य त्याग की गाथा को रामकथा के सभी प्रमुख प्रसंगों के साथ समाविष्ट किया गया है। कवि उर्मिला को नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए राम को काव्योचित उत्कर्ष और महत्व देने में सफल रहा। गुप्त जी की कुछ रचनाओं की कुछ पंक्तियां हैं कि जो इस प्रकार से हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा जो रचना है उससे ली गई हैं। यशोधरा कहती है कि अपनी सखी से कि गौतम बुद्ध जी जब गए तो मुझसे कहकर जाते तो ठीक था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये भी यशोधरा से हैं। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, ये भारत भारती से ली गई पंक्तियां हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, यह पंक्तियां जयद्रथ से ली गई हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जैसे कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि केवल कवि की जो रचना है वो मनोरंजन ही वो नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ उपदेश भी होने चाहिए। ठीक है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये भी भारत भारती की पंक्तियां हैं। संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यह मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से ली गई पंक्तियां हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।